नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरी करंट अफेयर्स और विश्लेषण सीरीज में, जो कि यूपीएससी, स्टेट पीएससी के साथ ही अन्य एग्जाम के लिए अत्यधिक सहायक है। यदि आप मेरे क्लास में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपनों के साथ शेयर करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। अपनी क्लास को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि आज की प्रमुख सुर्खियाँ क्या रहीं। तो सबसे पहले, मैसूर के शासक टीपू सुल्तान का नाम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा पूर्वी मुंबई के एक उपनगर गोवंडी में एक उद्यान का नामकरण इसके नाम पर करने के प्रयासों को लेकर विवाद के केंद्र में आ गया है कि आखिर इसका नाम क्यों किया गया। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट द्वारा हिंदू पर्सनल लॉ के तहत दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन अर्थात रेस्टिट्यूशन और कंज्यूमर राइट्स को अनुमति देने वाले प्रावधान पर एक नई चुनौती सुनवाई करने की संभावना है। मानव तस्करी रोकथाम, देखभाल और पुनर्वास विधेयक 2021 को संसद के आगामी मानसून सत्र में पेश किए जाने की संभावना है। केंद्र सरकार ने आश्वासन देते हुए कहा है कि कर्नाटक द्वारा प्रस्तुत की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा मंजूरी नहीं दिए जाने तक कर्नाटक को कावेरी नदी पर स्थित मेकादातु बांध परियोजना पर कोई निर्माण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। चीन का जुरांग रोवर मंगल ग्रह की सतह पर अब तक 509 मीटर की दूरी तय कर चुका है। जुरांग रोवर मंगल ग्रह के 63 दिनों से लाल ग्रह पर अपना कार्य कर रहा है। मंगल ग्रह का एक दिन पृथ्वी के एक दिन से लगभग 40 घंटे लंबा होता है। हाल ही में जारी नवीनतम रिपोर्ट में पेगासस स्पाईवेयर का निरंतर उपयोग किए जाने की पुष्टि की गई है। इस स्पाईवेयर को एक इजरायली कंपनी द्वारा विश्व में कई देशों की सरकारों को बेचा जाता है। जिन फोनों को इस पेगासस स्पाईवेयर के द्वारा लक्षित किया जाता है, उनकी तरह ही इस स्पाईवेयर को भी अपडेट किया गया है और अब नई जासूसी क्षमताओं से युक्त है। इसके अलावा हम बात करेंगे बुध ग्रह की कोर के संबंध में नई खोज के बारे में, साथ ही साथ कादम्बनी गांगुली जी के बारे में, जो कि गूगल ने 18 जुलाई को देश की पहली महिला डॉक्टर कादम्बनी गांगुली की 160वीं जयंती पर एक विशेष डूडल बनाकर उनको याद किया। अगर आप इनके बारे में विस्तृत जानना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल की डूडल लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। व्यक्तित्व लिस्ट में देखें, जिसमें आपको उनके बारे में डिटेल जानकारी मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की खास खबरें। सबसे पहले उन समाचारों को देखते हैं जो कि सामान्य अध्ययन एक से लिंक हैं। तो सबसे पहले टीपू सुल्तान। मैसूर के शासक टीपू सुल्तान को बीएमसी द्वारा पूर्वी मुंबई के उपनगर गोवंडी में एक उद्यान का नामकरण इनके नाम पर करने के प्रयासों को लेकर विवाद में आ गया है। तो आखिर देखते हैं कि टीपू सुल्तान क्यों विवाद में आए। सबसे पहले अगर इनको देखें तो इन्हें शेर मैसूर भी कहा जाता है, जिन्होंने कुछ अपने कार्य किए जिनके द्वारा ये क्यों विवाद में, क्यों इनकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं किस टॉपिक से इनका लिंक होता है। तो ये है विषय 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान तक के व्यक्तित्व के विषय के बारे में। तो आइए देखते हैं कि आखिर प्रकरण है क्या। पूर्वी मुंबई के स्थानीय परिषद द्वारा टीपू सुल्तान को एक स्वतंत्रता सेनानी और ब्रिटिश इंडिया के खिलाफ युद्ध करने वाला बताते हुए हाल ही में विकसित की गई एक नए उद्यान का नामकरण इनके नाम पर करने का सुझाव दिया गया है। पार्षद की मांग को बीएमसी प्रशासन द्वारा जून में स्वीकार कर लिया गया था और इसकी मंजूरी के लिए 15 जुलाई को मार्केट एंड गार्डन कमेटी के पास भेज दिया गया था। किंतु बीएमसी के इस निर्णय के विपक्ष द्वारा आलोचना की जा रही है और इनका कहना है कि टीपू सुल्तान एक हिंदू विरोधी शासक हैं और उनके नाम पर उद्यान का नामकरण किए जाने से हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाएं भी आहत होंगी। इसलिए एक विवाद खड़ा हो गया है। जो तो देखते हैं आखिर टीपू सुल्तान हैं कौन। टीपू सुल्तान मैसूर राज्य के शासक हैं और इन्हें मैसूर के सुल्तान हैदर अली का सबसे बड़े पुत्र होने का गौरव प्राप्त है। तो आप देखिए कि मैसूर, जो कि प्रेजेंट टाइम में कर्नाटक राज्य है, वहाँ के सुल्तान रह चुके हैं और इनके पिताजी का नाम हैदर अली है। अगर विस्तृत राष्ट्रीय इतिहास में बात की जाए तो टीपू सुल्तान अब तक कल्पनाशील और साहसी व्यक्ति तथा प्रतिभाशाली सैन्य राजनीतिक के रूप में देखा गया है इन्हें इतिहास में। इसके अलावा इन्होंने 17 वर्ष के अपने छोटे से शासनकाल में भारत में ब्रिटिश कंपनी को सबसे गंभीर अगर चुनौती दी थी तो इन्होंने दी थी। तो आइए देखते हैं टीपू सुल्तान का योगदान क्या है अपने राज्य में मैसूर के अंदर। टीपू सुल्तान ने मात्र 17 साल की उम्र में पहले एग्लो मैसूर युद्ध, जो कि 1767-1769 के बाद हुआ, और उसके बाद में मराठों के खिलाफ दूसरे एग्लो मैसूर युद्ध 1780-84 में भाग लिया है। तो आपसे ये प्रश्न लगातार आते रहते हैं कि एग्लो मैसूर युद्ध कौन किसके खिलाफ है। तो ये एग्लो मतलब अंग्रेज और मैसूर मतलब उस राज्य के बीच में युद्ध हुए तथा टीपू सुल्तान ने न केवल अंग्रेजों से युद्ध किया बल्कि मराठों से भी युद्ध किया है। उसने 1767 और 1799 के बीच में कंपनी सेना से 4 युद्ध किए और चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में उनकी राजधानी श्रीरंगपट्टनम रक्षा करते हुए मौत हो गई। तो आपको ये याद हो कि अगर हमें पता एग्लो मैसूर युद्ध टोटल कितने हुए हैं, तो टोटल युद्ध हुए हैं 4, जिसमें उनकी मृत्यु किस हुई चौथे युद्ध में, जो कि कहाँ पे लड़ा जा रहा था, श्रीरंगपट्टनम में।
तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि ये है बात कहाँ की है। अगर हम भारतीय नक्शे को देखें तो हम देखते हैं कि अगर दक्षिण भारत की तरफ हम चलें तो वहाँ पे देखिए आप कि ये राज्य प्रेजेंट टाइम में महाराष्ट्र है, उसके साथ ये नीचे थोड़ा एमपी, फिर यहाँ आंध्रा है, तेलंगाना है, ये सब है। तो अगर उस टाइम की बात करें, उस टाइम पे ये यहाँ पे मराठों का शासन था, यहाँ पे हैदराबाद के निज़ाम थे, इधर कर्नाटक था, इधर त्रावणकोर था और इधर था मैंगलोर, और इन्हीं के बीच में बसा हुआ था मैसूर। जो ये बाउंड्री देख रहे हैं ये वाली, ये किसकी है? ये मैसूर राज्य की है। तो यहाँ की बात की जा रही है, और अभी यहाँ पे बेंगलोर स्थित है। और उस टाइम की बात की जाए तो ये मैसूर, यहाँ इस नाम को जाना था, और ये थी श्रीरंगपट्टनम, जो कि उस मैसूर राज्य की राजधानी थी। तो देखते हैं कि टीपू ने क्या योगदान किया है। तो टीपू ने नई तकनीक का उपयोग करते हुए हुए यूरोपीय तर्ज पर अपनी सेना को पुनर्गठित किया, और अपनी सेना में पहली बार लड़ाई में काम आने वाले रॉकेट भी शामिल किए। ये देश के पहले शासक हैं जिन्होंने न केवल अपनी सेना का उस तरह गठन किया, उस तरह निर्माण किया जैसे अंग्रेज करते थे, साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, उसमें नई टेक्नोलॉजी भी लाई। ऐसा नहीं केवल घोड़ों पर युद्ध किया, इन्होंने रॉकेट को भी उसमें शामिल किया। साथ ही साथ इन्होंने विस्तृत सर्वेक्षण और वर्गीकरण के आधार पर भू राजस्व प्रणाली तैयार की। इन्होंने क्योंकि उस टाइम पे टैक्स लेने का एक ही स्रोत था, भू राजस्व, अर्थात कि आप एग्रीकल्चर पे, भू लैंड पे कौन सा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, उसके सर्वेक्षण कराए, साथ ही साथ क्या किया, उसका क्लासिफिकेशन किया, जिसमें करों को सीधे किसानों पर आरोपित किया जाता था, और राज्य के संसाधन के आधार पर विस्तृत करते हुए इन करों को वेतनभोगी एजेंटों के माध्यम से नकदी के रूप में एकत्रित किया जाए। जिस तरह इस टाइम पे अगर हम कोई एक ऑफिसर बना दें जो टैक्स को कलेक्ट करे, उसी तरह इन्होंने क्या किया, कुछ एजेंट बनाए जिनको ये क्या देते थे, उनको ये सैलरी देते थे, और उनका काम क्या था, वो जाके टैक्स को कलेक्ट करें। साथ ही साथ इन्होंने कृषि का आधुनिकीकरण किया, बंजर भूमि के लिए विकास के लिए टैक्स में उनको छूट दी, सिंचाई हेतु बुनियादी ढांचे का निर्माण कराया, और पुराने बांधों की मरम्मत कराई। क्योंकि अगर आपको टैक्स लेना है तो आप किससे लोगे? उपज पे। तो उपज कब होगी? जब बंजर भूमि अच्छी भूमि में कन्वर्ट हो जाए और साथ ही साथ उन्हें अच्छा पानी मिले। तो इसी को क्या किया गया, उन्होंने मरम्मत कराई। साथ ही साथ कृषि उत्पादों और रेशम उत्पादन को इन्होंने बढ़ावा दिया है। व्यापार के सहयोग करने के लिए इन्होंने नौसेना का गठन किया है। तो आप देख रहे हैं इन्होंने कितनी मॉडर्नाइज अपनी आर्मी तैयार की थी। साथ ही साथ उन्होंने कारखानों की स्थापना के लिए राज्य वाणिज्यिक निगम का भी गठन किया है। तो आइए देखते हैं आखिर इतना काम करने वाला जो शासक है उसको आखिर में विवादों के कारण में क्यों है। तो हम देखते हैं लगभग हर ऐतिहासिक शख्सियत द्वारा टीपू सुल्तान के प्रति दिलचस्पी दिखाई गई है, और लगभग सबका दृष्टिकोण इनके लिए भिन्न रहा है। तो आपको पता है किसी एक के लिए दोनों सभी की राय एक जैसी नहीं होती है। तो देखते हैं इनकी राय क्या क्या अलग थी। इनका क्या था, हैदर और टीपू दोनों अपने राज्य का विस्तार करने की महत्वाकांक्षा रखते थे। अगर टीपू की बात की जाए, चाहे इनके पिताजी हैदर की बात की जाए, तो दोनों चाहते थे उनके राज्य का एक्सटेंड हो। उस टाइम के हर राजा चाहता था, आज भी सब चाहते हैं उनके राज्य का एक्सटेंड हो। उन्होंने मैसूर, बस तरीके बदल गए हैं। उन्होंने मैसूर के बाहर राज्यों पर आक्रमण किए और उन पर अपना अधिकार स्थापित किया। इन हमलों के दौरान उन्होंने छोटे छोटे कई नगरों, कस्बों और गांवों को जला दिया, सैकड़ों मंदिरों और चर्चों को नष्ट किया, और हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण करवाया है। इसके अलावा ऐतिहासिक दस्तावेजों की बात की जाए तो टीपू द्वारा काफिरों को इस्लाम धर्म में परिवर्तित करने हेतु मजबूर करने और उनके पूजा स्थलों को नष्ट करने की शेखी वगैरह के संबंध में भी विवरण दर्ज है। साथ ही साथ टीपू के संबंध में अगर हम बात करें तो उनके असहमति रखने वाले दो प्रकार के लोग हैं, यानी कि हर इंसान पर्सन के लिए दो तरह के व्यू बनते, तो उनके लिए भी दो व्यू बने। तो अगर पहला व्यू उनके बारे में देखें क्या है, तो एक उन्हें मैसूर का बाघ बताते हैं, टाइगर ऑफ मैसूर बताते हैं, क्योंकि उन्होंने उपनिवेशवाद के खिलाफ एक प्रतिरोध और कर्नाटक के एक महान सपूत के रूप में देखा गया। अगर दूसरे लोगों की बात करें वो इनको क्या मानते हैं, वो मानते हैं मंदिरों को नष्ट करने और हिंदुओं व ईसाइयों को जबरन धर्मांतरण का आरोप लगाने, ये एक कट्टर और अत्याचारी दिया है। इसी को देखते हुए कोई उन्हें महान शासक समझ रहा है, कोई उन्हें अत्याचारी समझ रहा है, धर्म कट धर्मांतर करवाने वाला एक हत्यारा समझ रहा है। इसीलिए इन पे विवाद खड़ा हो गया। अगर आप ऐतिहासिक दृष्टि से अगर आपको एक फैक्ट की बात बताएं, तो एक फैक्चुअल बात क्या है कि ऐतिहासिक रूप से मैसूर, जिसको पहले महिषार के नाम से जाना जाता था, इसका सर्वप्रथम उल्लेख 245 ईसा पूर्व में राजा अशोक के समय किया गया था। तो आइए बात करते हैं अब उन प्रश्नों की जिनका संबंध सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 2 से है। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायित्व अधिकारों की बात को चर्चा में देखा गया है। तो अगर इसको देखें तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा हिंदू पर्सनल लॉ के तहत रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूअल राइट्स को अनुमति देने वाले प्रावधान पर एक नई चुनौती पर सुनवाई की जाने की संभावना की गई है। तो सबसे पहले देखते हैं किस टॉपिक से लिंक है। इसका लिंक है विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थान। तो आइए देखते हैं कि दाम्पत्य अधिकार आखिर होते क्या है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 तथा हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 9 दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापना की बात करता है।
तो आप चाहें समझ सकते हैं प्रत्यास्थापना, या आप बात करें तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेस्टिट्यूशन। आपको जो सही लगे उस शब्द का उपयोग कीजिए। तो दाम्पत्य अधिकार विवाह में सर्जित अधिकार होते हैं। नहीं, अगर जैसे ही आपका विवाह होता है या किसी का भी विवाह होता है, उसके विवाह होने के बाद में दाम्पत्य अधिकारों बन जाते हैं। इसका मतलब क्या है, जब दो व्यक्तियों से संबंध है, वे पति और पत्नी से परस्पर विवाह करते हैं, तो विवाह संपन्न होने के पश्चात दोनों एक एक दूसरे के प्रति कुछ सामाजिक अधिकार व दायित्व उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे आप हिंदू विवाह में देखेंगे, जब शादी होती है तो उन्हें 7 वचन बताए जाते हैं। उन्हीं में उनको कुछ उनके जो क्या अधिकार उन्हें मिले हैं और उनका क्या दायित्व है, इसके बारे में वर्णन किया जाता है, उन्हें सुनाया जाता है। देश का कानून विवाह, तलाक आदि से संबंधित निजी कानूनों तथा पर्सनल लॉज में और आपराधिक कानूनों में पति या पत्नी को भरण पोषण और गुजारा भत्ता देने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इन सामाजिक अधिकारों तथा दायित्वों को मान्यता देता है। तो इसे कानून भी मान्यता देता है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 दाम्पत्य अधिकारों के एक पहलू पति पत्नी के साहचर्य का अधिकार, यानी कि जैसे ही आप विवाह कर लेते हैं तो आपको अथराइज हो जाते हैं कि आप दोनों लोग एक साथ रह सकते हैं, को मान्यता देता है। और इन अधिकारों के क्रियान्वयन हेतु पत्नी या पति को अदालत जाने की अनुमति देकर इनकी रक्षा भी करता है कि अगर आप एक साथ नहीं रह रहे हैं, कोई इंसान आपके साथ नहीं रहना चाह रहा है और आपने विवाह किया है और आपका अभी डाइवोर्स भी नहीं हुआ है, तो आप साथ रहने के अधिकार को लेकर आप क्या कर सकते हैं, कोर्ट का मूव कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इन अधिकारों को किस प्रकार लागू किया जा सकता है। जब पति या पत्नी में से कोई एक बिना किसी रीजनेबल एक्सक्यूज के दूसरों को छोड़कर चला जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में पीड़ित पक्षकार जिला अदालत में अर्थात रजिस्ट्री कोर्ट में याचिका के माध्यम से अपील कर सकता है। और जब अदालत को इस बात की संतुष्टि हो जाती है कि याचिका में दिए गए बयानों में सच्चाई है और इस पर सुनवाई नहीं करना उनके वैधानिक आधार नहीं है, तब अदालत दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापना अर्थात रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स करने का आदेश सुना सकती है। इसके अलावा यदि पति और पत्नी में कोई एक साथ रहने से इनकार करता है, तो दूसरा पक्ष फैमिली कोर्ट में साथ रहने के लिए आदेश जारी करने की मांग कर सकता है। अगर आपका डाइवोर्स नहीं हुआ और कोई हस्बैंड या वाइफ कहती है वो साथ नहीं रहेंगे, तो जो कहता है उसके विरोध में दूसरा पक्ष फैमिली कोर्ट जा सकता है और रहने के अधिकार के लिए अपील कर सकता है। अदालत के आदेश का पालन नहीं होने पर अदालत संबंधित दोषी पक्ष की संपत्ति को सीज कर देता है। यद्यपि अदालत के इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। अगर आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये बोलता है कि नहीं आप उनके साथ रहिए और नहीं रहेंगे तो आपकी प्रॉपर्टी हम सीज कर लेंगे, तो आपको उसको मानना पड़ेगा। हाँ, अगर आप नहीं मानते हैं तो उसके लिए आप आगे कार्रवाई कर सकते हैं। आप कि आपको साथ नहीं रहना है, उस कार्रवाई के लिए या तो आप जाएँ हाई कोर्ट या फिर जाएँ सुप्रीम कोर्ट। तो आखिर देखते हैं, आखिर इस इतना होने के बावजूद भी इस कानून को क्यों चुनौती दी जा रही है? क्यों इसको चैलेंज किया जा रहा है? तो देखते हैं इसके मेन कारण क्या हैं। इस कानून को चुनौती देने का मुख्य आधार ये है कि निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है कि अगर इंसान अकेला रहना चाहे तो रहे, ये उसका अपना पर्सनल अधिकार है जो कि फंडामेंटल राइट है। तो इस फंडामेंटल राइट का ये उल्लंघन करता है। साथ ही साथ ये कानून राज्य की ओर से जबरदस्ती किए जाने के समान है और ये किसी को यौन संबंधी निर्णय लेने संबंधी स्वायत्ता तथा निजता की गरिमा के अधिकार का उल्लंघन है। अर्थात अगर कोई इंसान चाहे उसको शायद नहीं रहना है दूसरे के साथ, तो ये क्या कर रहा है, ये कानून उसको जबरदस्ती रखने की कोशिश कर रहा है। अगर आप नहीं रखते तो आपको धमकी दे रहा है कि आपकी प्रॉपर्टी क्या करेगा, सीज कर लेगा। इसके अलावा कोई इंसान दूसरे के साथ फिजिकल नहीं होना चाहता है, नहीं रहना चाहता है, तो उसका ये डिसीजन खुद का होना चाहिए और ये उसकी निजता और गरिमा का अधिकार है, इसका भी उल्लंघन कर रहा है। साथ ही साथ ये सबसे दिक्कत वाली बात क्या है कि कुछ लोग होते हैं, अगर हस्बैंड है, अगर हस्बैंड और वो वाइफ में सही से नहीं बन रही, साथ ही साथ हस्बैंड उस पर अत्याचार कर रहा है, मारपीट कर रहा है, उसको टॉर्चर कर रहा है और महिला चाह रही नहीं रहे, लेकिन ये कानून क्या कह रहा है, उसको जबरदस्ती रखने की कोशिश कर रहा है। तो ये प्रावधान महिलाओं को अनुचित तरीके से प्रभावित करता है। साथ ही साथ इस प्रावधान के तहत महिलाओं को अक्सर उनके ससुराल घरों में वापस बुला लिया जाता है और चूंकि कानून में वैवाहिक बलात्कार एक अपराध नहीं माना जाता है, अतः इसे देखते हुए महिलाओं को जबरदस्ती के साथ रहने के लिए विवश करना उन्हें असुरक्षित बनाता है। आपको पता है कि अगर जैसे मार तोड़ होती है या लड़ाई हुई, पिटाई हुई, टॉर्चर किया गया, फिजिकली टॉर्चर किया गया, मेंटली टॉर्चर किया गया, तो अक्सर क्या करती हैं लड़कियां या महिलाएं, वापस अपने मायके चले जाती हैं। लेकिन अगर वो साथ रहना नहीं चाहती हैं तो कोर्ट उन्हें जबरन बोलता है नहीं आप वापस जाइए, रहिए उसी माहौल में रहिए। इसके अलावा यह सवाल भी उठता है कि विवाह संस्था की रक्षा करने में राज्य का इतना कौन सा महत्वपूर्ण हित हो सकता है कि उसको पति पत्नी के साथ रखने के लिए एक कानून बनाना पड़ रहा है। कि क्यों कोर्ट इतना इंटेंशन दिखा रहा है, क्यों कोर्ट इतना जबरदस्ती कर रहा है, नहीं साथ रहना, नहीं उनकी बातें बननी, क्यों आप जबरदस्ती उन्हें रखना चाह रहे हैं, तो इसके लिए वो उल्लंघन करता है। तो इसकी सुनवाई अभी हाल ही में की जाएगी, देखते हैं इसके आगे क्या आता है। अगर ये आपके फैक्ट की बात की एक बताएं तो इसमें क्या है, वर्ष 2019 में सुप्रीम कोर्ट की 9 न्यायाधीशों की पीठ ने, यानी 9 जज बैठे, उन्होंने क्या निर्णय दिया, निजता के अधिकार को मौलिक अधिकारों में मान्यता दे दी गई है। तो आपसे प्रश्न बनता है कि किस बस निजता के अधिकार को लॉ ऑफ
पर्सनल राइट्स को मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट दिया गया, तो दिया गया 2019 में। आइए अगली खबर को देखते हैं। मानव तस्करी रोधी विधेयक का मसौदा, ड्राफ्ट एंटी ट्रैफिकिंग बिल। हाल ही में क्या किया गया है कि 2021 को संसद के आगामी मानसून में इसको पेश करने की संभावना है। और अगर टॉपिक की बात करें तो ये पेपर 2 के किस टॉपिक से लिंक है, तो ये सरकारी नीतियां और उनके विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप, साथ ही साथ उनके अवकल्पन क्रियान्वयन के कारण उत्पन्न विषय। तो आइए देखते हैं इस विधेयक में प्रमुख कौन से पॉइंट डाले गए। प्रस्तावित विधेयक में अपराधियों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत भारी जुर्माना और उनकी संपत्तियों को जब्त किया जाएगा। जो तस्करी करेगा उसको क्या किया गया है, ट्रैफिकिंग करेंगे, जो यहाँ पे स्मगलिंग करेंगे उनको क्या किया जाएगा, उनको जुर्माना लगाया जाएगा और उनकी प्रॉपर्टी को सीज किया जाएगा। इस विधेयक में महिलाओं और बच्चों को सुरक्षा देने के साथ साथ पीड़ितों के रूप में ट्रांसजेंडर या तस्करी के शिकार किसी भी अन्य व्यक्ति को भी शामिल किया गया है। पहले इसमें केवल बच्चे महिलाओं की बात होती थी, तो अब क्या किया गया है, जो भी शिकार होगा तस्करी का, जो भी स्मगलिंग का शिकार होगा, वो उन सबको इसमें शामिल किया जाएगा। साथ ही साथ इस ड्राफ्ट में उस प्रावधान को भी समाप्त करने का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत किसी व्यक्ति को पीड़ित के रूप में परिभाषित करने के लिए उसके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना आवश्यक होता है। पहले इसमें क्या था, केवल उन्हीं लोगों को पीड़ित माना जाता था। मान लीजिए वो यूपी में रह रहा था, उसे लेके जा रहे हैं दिल्ली, तो उसको पीड़ित माना जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, जहां भी उसको टॉर्चर का फेस करना पड़ेगा, जहां भी उसको स्मगलिंग होगी, उसको इसमें शामिल किया जाएगा। साथ ही साथ शोषण की परिभाषा में दूसरों का वैश्यावृत्ति के रूप में शोषण अथवा पोर्नोग्राफी जैसे यौन शोषण के अन्य स्वरूपों, शारीरिक शोषण का कोई कृत्य, बलात्श्रम, दास्ता या दास्ता जैसे प्रथाओं, गुलामी या अंगों का जबरन हटवाना आदि को भी शामिल किया गया है। अब जो पहले शोषण होता है उसकी परिभाषा में कौन कौन से वर्ड डाले गए हैं, इसमें प्रोस्टिट्यूशन डाला गया है, पोर्नोग्राफी डाला गया है। साथ ही साथ यौन शोषण कोई और तरीके हो सकते हैं, आपका फिजिकली शोषण किया जाए, कोई आपसे कार्य करवाया जाए, आपके साथ फोर्स लेबरिंग करवाई जाए, आपको गुलाम बनाया जाए, साथ ही और आपके कोई अंग हटवाए जाए, लगवाए जाए, तो सबको इसमें शामिल किया गया है। आपके लिए जानकारी के बता दें, अभी कल ही रात की न्यूज है कि जो कुंद्राराज कुंद्रा हैं शिल्पा शेट्टी के पति, उनको भी कल क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। और उसके उनके पीछे अभी खबर स्पष्ट नहीं है, लेकिन उसमें भी कहा गया है कि शायद उन्होंने कोई असली फिल्मों के कुछ रुपया दिया, कार्य करवाया, उसके लिए उन्हें अरेस्ट किया गया है। तो देखते हैं कि इस योजना को कहाँ कहाँ लागू किया जाएगा। यह कानून निम्नलिखित सभी व्यक्तियों पर लागू होगा, चाहे वो भारत की सीमा के अंदर रह रहे हो या सीमा के बाहर रह रहे हो, बस सभी क्या हो, नागरिक हो, तो उन सब पे लागू होगा जो भारतीय हैं। साथ ही साथ अगर भारत में कोई भी रजिस्टर्ड जहाज या विमान पर सवार व्यक्ति, चाहे वह कहीं का भी हो, भारतीय नागरिक को कहीं भी ले जाया जा रहा हो, उसको इसमें शामिल किया गया है। इस अधिनियम के तहत अपराध करने के साथ साथ भारत में निवास करने वाला कोई भी विदेशी नागरिक या स्टेटलेस व्यक्ति हो सकता है। अगर भारत में हम निवास कर रहे हैं, चाहे आपको किसी की शिक्षा प्राप्त हो या ना हो, लेकिन आपने अपराध अगर भारत में किया है, तो आप भी उसके उतने ही दोषी बराबर करार दिए जाएंगे जितना भारतीय नागरिक। साथ ही साथ सीमा पर निर्धारित वाला मानव तस्करी का हर अपराधी इसमें शामिल होगा। इसके अलावा रक्षाकर्मी, सरकारी कर्मचारी, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, इसके अलावा अपराधकारी धारणा करने वाला कोई व्यक्ति, यानी कोई भी होगा, इसको शामिल किया जाएगा। चाहे आप किसी भी पोस्ट पे हो, कोई भी डिग्निटी हो, आपने अगर एक क्राइम किया है तो आप इसके दायरे में आएंगे। तो आइए देखते हैं भारत में तस्करी से संबंधित संविधान में कौन से प्रावधान किए गए हैं, कौन सी विधायी प्रावधान है, कौन संवैधानिक प्रावधान है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम आर्टिकल 23(1) की। इसके तहत भारत में संविधान के तहत मानव या व्यक्तियों की तस्करी को निषिद्ध किया गया है, यानी कि मानव और व्यक्तियों की जो स्मगलिंग होगी उसको रोकने की बात की गई है। साथ ही साथ अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956, इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट ITPA को 1956 भी इस कानून के तहत इसको भी बनाया गया। इसमें व्यावसायिक यौन शोषण के लिए तस्करी की रोकथाम हेतु प्रमुख कानून है। अगर आपकी पोर्नोग्राफी के लिए आपको कार्य किया जा रहा है, कॉमर्शियल आपकी प्रॉफिट कमाई जा रही है, उसमें अनैतिक व्यापार के लिए भी इसमें रोक लगाई गई है। इसके अलावा आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता की धारा 370 को धारा 370 और 370A से प्रस्तावित किया गया है। IPC की धारा की अगर बात की जाए तो इसमें इस अपराध को किसमें शामिल किया गया है, 370 और 370A, जिसमें मानव तस्करी के खतरे का मुकाबला करने हेतु व्यापक प्रावधान किए गए हैं। अगर फैक्ट की बात की जाए तो मानव तस्करी की रोकथाम के लिए यूनाइटेड स्टेट ने क्या बनाया है, एक अभियान चलाया जिसका नाम है ब्लू हार्ट अभियान। आइए बात करते हैं मेकेदातु बांध परियोजना, मेकेदातु डैम प्रोजेक्ट के बारे में। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है कि एक विवाद खड़ा हो गया है, जिसमें केंद्र सरकार ने आश्वासन देते हुए कहा है कि कर्नाटक द्वारा प्रस्तुत की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा मंजूरी नहीं दी जाने के कारण कर्नाटक को कावेरी पर स्थित मेकेदातु बांध परियोजना पर कोई निर्माण कार्य करने की अनुमति नहीं होगी।
कर्नाटक में के अंदर जो मेकाधातु बांध बना हुआ डैम बना हुआ है उस पर आप अभी कुछ कंस्ट्रक्शन काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण, कावेरी वाटर मैनेजमेंट ट्रिब्यूनल जो बन चुका है उसने अभी इसके बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है। तो आइए देखते हैं किस टॉपिक से इसका लिंक है। तो इसका लिंक है सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अवकल्पन तथा कार्यान्वयन द्वारा उत्पन्न विषय। तो सबसे पहले देखते हैं पृष्ठभूमि, इसके बैकग्राउंड में क्या है। बैकग्राउंड में क्या है, कावेरी नदी पर प्रस्तावित मेगाधातु बांध परियोजना को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच मतभेद चल रहा है। तो आपसे अगर बात प्रश्न आता है कि मेगाधातु बांध परियोजना किन दो राज्यों के बीच में लड़ाई का विषय बना हुआ है, ये है कर्नाटक और तमिलनाडु। और किस नदी में बना हुआ है, तो ये बना हुआ है कावेरी पर। और किस राज्य में है, तो ये कर्नाटक में। अगर मेगाधातु की हम बात करें कि इसकी लोकेशन क्या है, तो सबसे पहले देख लेते हैं मेगाधातु का मतलब क्या होता है। मेके धातु का अर्थ होता है बकरी की छलांग, गोट्स और लीप। ये भी प्रश्न आ सकता है कि मेके धातु क्या अर्थ है, जिसका मतलब है गोट्स लीप। जिस प्रकार बकरी छलांग मारती है उसी से इसको संबंधित किया गया है। साथ ही साथ अगर ज्योग्राफी के बात टर्म में बात की जाए तो मेघा धातु एक गहरा गॉर्ज है। साथ ही साथ एक कावेरी और उनकी सहायक अर्कावती नदी के संगम पर स्थित है। तो अगर बात की जाती है कि मेघा धातु किस नदियों पर स्थित है, तो कावेरी और उसकी जो एक ट्रिब्यूटरी इसका नाम है अर्कावती, इनके संगम पर स्थित है। तो देखते हैं पहले मेघाधातु बांध परियोजना में क्या विवाद चल रहा है। तो उस विवाद को स्टार्ट करने से पहले पहले देखते हैं कावेरी नदी उसके लोकेशन के बारे में। तो कावेरी नदी का उद्गम दक्षिण पश्चिम कर्नाटक राज्य में पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत से होता है। तो कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, वेस्टर्न घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है, जो कहाँ पे है, कर्नाटक में। और इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रायद्वीप भारत की गंगा किसको कहा जाता है, गोदावरी को। तो दक्षिण भारत की गंगा किसको कहा जाता है, कावेरी को। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है कावेरी को। यह नदी वेसन 3 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विस्तृत है। तो किन किन 3 राज्यों में बहती है, तो ये बहती है तमिलनाडु में, इसके अलावा बहती है कर्नाटक में और बहती है केरल में। तो 3 प्रमुख राज्य कौन से हैं, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। और अगर एक यूटी की बात की जाए तो वो कौन सा है, पुदुचेरी। तो अगर आपको एक फैक्ट के लिए बात बताएं ऐसे जनरल नॉलेज के लिए, तो तमिलनाडु में इसका एरिया कितना है, 43,868 वर्ग किलोमीटर। कर्नाटक में इसका 34,273 वर्ग किलोमीटर और केरल में 2,866 वर्ग किलोमीटर। अगर बात करें तो कावेरी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो इनकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं हेमवती, लक्ष्मी तीर्थ, कामनी, अमरावती, नोयल, भवानी। अगर कावेरी नदी पर देखें कौन कौन से वाटरफॉल हैं, तो कावेरी नदी पे वाटरफॉल हैं तमिलनाडु में एगनकल वाटरफॉल और कर्नाटक राज्य में परचुकी बालमपुरी जल वाटरफॉल। अगर इस पे देखें कौन सा डैम बनाए गए हैं, तो डैम है इसमें तमिलनाडु में सिंचाई और जल विद्युत परियोजना है, तो मेट्रो बांध का निर्माण इस पे किया गया है। तो अगर मैप के द्वारा समझें तो आपको देखिए यहाँ पे है आपका आंध्र प्रदेश, ये है कर्नाटक, इधर है तमिलनाडु, इधर है केरला। तो ये रही आपकी कावेरी नदी। तो कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से है, ब्रह्मगिरी पहाड़ में वेस्टर्न घाट जो कहाँ पे है, कर्नाटक में। तो वहाँ से ये चली और यहाँ से होती हुई कहाँ पे आ गई, ये बंगाल की खाड़ी में, तमिलनाडु को यहाँ पे आके ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो ये यहाँ से कावेरी नदी उद्गम होती है और यहाँ तक जाके इसमें मिल जाती है। तो यहाँ पे कौन कौन से राज्य हैं, कर्नाटक है, तमिलनाडु है और केरल है। और इधर कौन सा है, पुदुचेरी का एक भाग है। तो देखते हैं, ये भारत का मैप है। यहाँ पे ये रहा आपका कर्नाटक, ये रहा आपका तमिलनाडु। तो इन्हीं पे बना हुआ है मेकेदातु डैम और इसी पे विवाद चल रहा है। ये जो बाउंड्री आपको दिखाई पड़ रही है, ये बाउंड्री दोनों स्टेट के बीच में है और इसको यहाँ पे ये कर्नाटक में बनाया गया है मेकेदातु डैम, और इसी को लेकर इस पे विवाद चला हुआ है। तो ये आपने पोजीशन और उसकी लोकेशन देख ली। तो आइए देखते हैं इसके बारे में और खबरें। तो देखते हैं इसमें क्या विवाद हुआ है। तो इस परियोजना का उद्देश्य, जो मेकेदातु डैम बनाया गया, इसका आखिर उद्देश्य क्या था। इस परियोजना का उद्देश्य बेंगलुरु शहर के लिए पीने की यूज करने के लिए पानी का भंडार किया जाएगा और आपूर्ति करना था। यानी कि बेंगलोर में जितना भी पानी चाहिए उसकी उसकी यूज करने के लिए यहाँ पे एक रिजर्वायर बनाया गया है मेकेदातु डैम पे, और इसका यहाँ पे उपयोग किया गया। इस परियोजना के माध्यम से 400 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने का भी प्रस्ताव पारित किया गया था। तमिलनाडु ने यह कहते हुए आपत्ति जताई थी कि इस परियोजना से तमिलनाडु में कावेरी नदी के जल का प्रभाव प्रभावित होगा, कि अगर आप इस पर डैम बना देंगे तो आपसे जो कर्नाटक से पानी तमिलनाडु में आ रहा है उसका जो फ्लो होगा वो इस पर क्या होगा, इफेक्ट करेगा। साथ ही साथ तमिलनाडु का यह भी कहना है कि यह परियोजना हाई कोर्ट और कावेरी नदी जल विवाद न्यायाधिकरण के अंतर्गत आदेश का उल्लंघन करती है। हाई कोर्ट ने भी ऐसा ही आदेश दिया। साथ ही साथ क्या है, कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल के द्वारा भी इसका उल्लंघन करती है।
जिसके अनुसार अंतर्राज्यीय नदियों के पानी पर कोई भी राज्य विशेष स्वामित्व का दावा नहीं कर सकता है और न ही किसी राज्य के लिए अन्य राज्यों को इन नदियों के पानी से वंचित करने का दावा का अधिकार किया जाता है। तो अगर आपको ट्रिब्यूनल के बारे में जानना है तो आप मेरी 18 जुलाई वाली करंट अफेयर क्लास में जाकर देख सकते हैं, उसमें मैंने इसमें डिटेल में बात की है। तो आइए बात करते हैं अब सामान्य अध्ययन के पेपर 3 के विषयों के बारे में। तो सबसे पहला टॉपिक है चीन का ज़ुरोंग रोवर। चीन का ज़ुरोंग रोवर जो हाल ही में क्या हुआ है, मंगल ग्रह की सतह पर 509 मीटर तक की दूरी तय कर चुका है। ज़ुरोंग रोवर मंगल ग्रह पर 63 दिनों से लाल ग्रह पर अपना कार्य कर रहा है। तो आपको बता दें कि मंगल ग्रह का ही दूसरा नाम क्या है, लाल ग्रह। तो प्रश्न आता है लाल ग्रह किसको कहा जाता है, तो उसको बोला जाता है मंगल। तो मंगल ग्रह इतना इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, क्यों इसमें लोग लगे पड़े हैं, क्योंकि पृथ्वी के बाद जो सबसे सिमिलर ग्रह है वो है मंगल, इसलिए उस पर जीवन की संभावना को खोजा जा रहा है। मंगल ग्रह का एक दिन पृथ्वी एक दिन के 40 दिन के बराबर होता है। तो अगर पेपर 3 के टॉपिक से बात करें इसके लिंक, तो ये है सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट संबंधित विषयों के संबंध में जागरूकता। तो सबसे पहले आप देखिए कि जो वहाँ पे भेजा गया है, आप ये रोवर जिसकी बात की जा रही है, तो ये है रोवर। रोवर का मतलब होता है उस पर टहलना, इसको मैं भी आगे डिटेल में बताऊंगा। तो ये आपका ये रहा है ज़ुरोंग रोवर। इसने यहाँ पे ये लैंडर ने इसको लैंड कराया, यहाँ पर रख दिया, अब ये यहाँ से रोवर अपना कार्य कर रहा है। तो इसके पास की अगर आप पिक देखेंगे तो ये रोवर पे आप देखिए कैमरा लगे हुए हैं, उनको एनर्जी देने के लिए ये सोलर प्लेट लगाई गई है, साथ ही साथ में और मशीन टूल्स लगे हुए हैं, तो इसका पूरा आपको व्यू देखने को मिलता है। तो आइए देखते हैं इसके बैकग्राउंड के बारे में। चीन का 93 मिशन 23 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया था। इस मिशन में एक ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर मंगल ग्रह पर भेजे गए थे। तो आपको बता दें ऑर्बिटर क्या होता है, जो किसी भी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करता है सैटेलाइट की तरह, तो ये हो गया ऑर्बिटर। लैंडर क्या होता है, जो उस ग्रह पर लैंड कराता है उसको बोलते हैं लैंडर, और जो उस ग्रह पर उतर के जो चारों तरफ घूमता है चलता फिरता उसे बोलते हैं रोवर। रोवर को ले जाने वाला लैंडर इसी वर्ष 15 मई को मंगल ग्रह की उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित इटोपिया प्लेनेटिया नामक विशाल मैदान के दक्षिणी भाग में उतर गया था। तो ये 93 मिशन, जिसे हम अपना मंगलयान था, हमारा चंद्रयान था, उसी तरह चाइना ने भी अपना किया है। उस मिशन को क्या बोला गया है, उस मिशन को बोला गया है 93 और उसमें भेजा गया है कौन सा रोवर, ज़ुरोंग। और ज़ुरोंग के देखते हैं इसमें क्या वैज्ञानिकों ने क्या टारगेट सेट किए हैं इसको भेजने का। तो यहाँ पे टारगेट ये सेट किए हैं, मंगल का भूवैज्ञानिक मानचित्र का निर्माण करना, मंगल की मृदा विशेषताओं का परीक्षण करना, पानी भर के संभावित भंडारों की खोज करना, मंगल ग्रह की सतही पदार्थ की संरचना का विश्लेषण करना, मंगल ग्रह के वातावरण और जलवायु की जांच करना, मंगल ग्रह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तथा ग्रेविटेशन क्षेत्रों का अध्ययन करना, ये इसके मेन टारगेट हैं। तो आइए देखते हैं 93 मिशन का महत्व क्या है। सबसे पहले ज़ुरोंग रोवर की सफल लैंडिंग के साथ ही चाइना, सोवियत संघ तथा रसिया और यूएसए के बाद मंगल ग्रह पर एक सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला तीसरा राष्ट्र बन गया है। तो अगर आपसे बात की जाए तो मंगल ग्रह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले राज्य कौन कौन से हैं, देश कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला देश है रशिया, जो उस समय उसको ईसासार सोवियत संघ बोला जा रहा था। उसके बाद इसमें लैंड किया है यूएसए ने, और थर्ड नंबर पर किसने किया है, चाइना। अभी हमने भी क्या एक कोशिश की थी चंद्रमा पर लैंड करने की, सॉफ्ट लैंडिंग, तो वो हो नहीं पाई। तो लैंडिंग यहाँ पे आपको एक टर्म आ रहा है सॉफ्ट लैंडिंग। तो सॉफ्ट लैंडिंग और हार्ड लैंडिंग में अंतर क्या होता है, जो हमने चंद्रयान मिशन में हमने जो भेजा था उसमें लैंडिंग तो हो गई थी, लेकिन उसको हार्ड लैंडिंग बोला। हार्ड लैंडिंग मतलब क्या, अचानक ऊपर से जाके किसी चीज को फेंक दिया, नीचे गिर गया, इसे बोलते हैं हार्ड लैंडिंग। और सॉफ्ट लैंडिंग मतलब क्या है, अगर जैसे आप कोई भी आपका हेलीकॉप्टर है, वो धीरे 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 कोई चीज को सामान को लाया, आपको जमीन पर रख दिया, इसको बोलते हैं सॉफ्ट लैंडिंग। तो इसका दूसरा महत्व देखते हैं। तो मंगल ग्रह पर किसी रोवर के सफलतापूर्वक पर नियोजन के साथ ही चीन अमेरिका के बाद मंगल की सतह पर रोवर भेजने वाला दूसरा देश बन गया है। तो आपसे यहाँ पे थोड़ा देखिए, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आएगा कि मंगल ग्रह पर अपनी सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाले स्टेट कौन कौन से हैं। तो पहला है रसिया, दूसरा यूएसए, तीसरा है आपका चाइना। और अगर ये बात की जाए कि रोवर किसने भेजा है, यानी वहाँ पे कौन सा रोवर घूम रहा है, तो उसमें कौन से हैं, पहला यूएसए है और दूसरा कौन है, चाइना। अगर इसके महत्व की तीसरी बात की जाए तो चाइना मंगल ग्रह पर अपने पहले ही मिशन के दौरान परिक्रमण, लैंडिंग और भ्रमण संबंधी क्रियाकलाप करने वाला पहला देश बन गया है। तो ये पहला ही देश है जिसने पहली बार में वहाँ पे लैंडिंग करवाई, अपने सैटेलाइट को भेजा वहाँ पे, और ये पहला बार ही वो सक्सेस हो गया। ऐसा अभी तक वो इसमें कोई नहीं कर पाया है। यूएसए, रशिया भी फेल हुए हैं, बाद में उन्होंने लैंडिंग करवाई है, पर चाइना ने पहली बार में ये कार्य कर दिखाया है। तो अगर देखें कि मंगल ग्रह पर और कौन कौन से मिशन भेजे गए हैं, तो इसमें नासा का नाम आता है, जिसके मिशन का नाम है परसेवेरेंस। और ये आपका इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र अमीरात द्वारा होप मार्स मिशन भेजा गया है। ये यूएई का पहला इंटरसेप्टरी मिशन है और शायद ये मध्य
एशिया जो यहाँ पे अर्बन कंट्री है उनका भी पहला मिशन है, इसलिए आप नाम नाम याद रखना। होप मार्स मिशन किसका है? ये है संयुक्त अरब अमीरात का। इसके अलावा भारत का मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसको मोम बोला गया था, ये भी मंगलयान पे भेजा गया है। इस पे आपने एक मूवी देखी होगी जिसमें अक्षय कुमार और परिणीति चोपड़ा, सॉरी विद्या बालन है, वो इसमें इसी मिशन पे ये मूवी बनी हुई है। अगर फैक्ट की बात करें तो 1971 में मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यान भेजने वाला पहला देश सोवियत संघ यूएसएसआर था। तो यूएसएसआर ने किस ईयर में भेजा था? वो था 1971। तो आइए बात करते हैं इजरायली स्पाइसवेयर पेगासस के बारे में। तो अगर आप मेरे इस चैनल में हैं और आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आजकल हम सारे लोग क्या हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, या फिर आप कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का है इजरायली स्पाइसवेयर पेगासस। इसमें स्पाइसवेयर के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। जैसा कि आप अभी एक नई रिपोर्ट आई, उसमें क्या बोला गया है कि पेगासस स्पाईवेयर का निरंतर उपयोग किया जा रहा है। और ये किसने बनाया है? पेगासस स्पाईवेयर किस देश का है? वो देश का नाम है इज़राइल। तो ये नाम याद रखिए, स्पाईवेयर पेगासस किस देश ने निर्माण किया है, उसका नाम है इज़राइल। इस स्पाईवेयर को इजरायली कंपनी द्वारा विश्व के कई देशों की सरकार को बेचा गया है और साथ बेचा जा रहा है। जिन फ़ोनों को इस पेगासस स्पाईवेयर के द्वारा टारगेट किया जाता है, उन उनकी तरह ही इस स्पाईवेयर को भी अपडेट किया गया है और साथ ही साथ इसमें जासूसी क्षमताओं से युक्त किया गया है। तो इसका भी संबंध कई टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन से है। तो आइए देखते हैं आखिर पेगासस है क्या। यह एनजीओ ग्रुप नामक एक इजरायली फर्म द्वारा विकसित एक स्पाईवेयर टूल है। स्पाईवेयर को हिंदी में क्या कहते हैं? जासूसी उपकरण है। ये जासूसी करने वाला उपकरण है। साथ ही साथ यह स्पाईवेयर लोगों के फ़ोन के माध्यम से उनकी जासूसी करता है। अर्थात अगर आपका फ़ोन है तो उसमें ये घुस जाएगा और आपकी जासूसी करेगा, आपकी जानकारी वहाँ से निकाल देगा। किस तरह करता क्या है ये? पेगासस क्या है? किसी यूजर के फ़ोन पर एक एक्सप्लॉइट लिंक भेजता है, उसको खराब करने वाली लिंक भेजता है, और यदि वह लक्षित टारगेट उपयोगकर्ता उस लिंक पर क्लिक करता है तो उसके फ़ोन पर एक मालवेयर या जासूसी करने के सक्षम कोड इंस्टॉल हो जाता है। जैसे ही उसने लिंक भेजी और आपने गलती से इंस्टॉल कर लिया या क्लिक कर दिया, तो ये आपके अपने आप ही ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा और आपकी ये जासूसी करना स्टार्ट कर देगा। एक बार पेगासस इंस्टॉल हो जाने के बाद हमलावर के पास टारगेटेड यूजर के फ़ोन पर नियंत्रण और उसकी पहुंच बन जाती है। फिर वो आपके फ़ोन को कैसे भी चला सकता है, उसमें कोई भी जानकारियाँ निकाल सकता है। तो अगर इसकी पेगासस की क्षमताओं की बात की जाए तो क्षमताएं क्या क्या हैं? ये लोकप्रिय मोबाइल मैसेजिंग ऐप से लक्षित व्यक्ति का निजी डेटा, उसके पासवर्ड, उसके कॉन्टैक्ट नंबर, उसका कैलेंडर, उसका इवेंट, उसके टेक्स्ट मैसेज, उसके लाइव वॉइस कॉल और पे क्या करता है, ये हमला करता है, टारगेट करता है, वहाँ तक पहुँच बना लेता है, सब में घुस जाएगा, उसको देखेगा। यह जासूसी के दायरे का विस्तार करते हुए फ़ोन के आसपास की सभी गतिविधियों को कैप्चर करता है। लक्षित फ़ोन के कैमरा और उसके माइक्रोफ़ोन को चालू कर सकता है कि आपके अगर जैसे आपने इंस्टॉल किया तो आप ना चाह के भी क्या करेगा, ये आपके माइक्रोफ़ोन को ऑन कर देगा, आपके कैमरा को ऑन कर देगा, और आप कहाँ टहल रहे हैं, कहाँ-कहाँ जा रहे हैं, उसको भी ये देख लेगा। इसलिए अगर आप कोई इम्पोर्टेंट पर्सन व्यक्ति हैं, कोई स्पेशल है, तो वहाँ पे अगर इसमें हो गया तो देश की काफ़ी इंपॉर्टेंट सूचनाएँ भी वहाँ पर जा सकती हैं। तो आइए सबसे बात करते हैं जीरो क्लिक अटैक के बारे में। आखिर जीरो क्लिक अटैक है क्या? जीरो क्लिक अटैक पेगासस जैसे स्पाईवेयर को बिना किसी मानवीय संपर्क या मानवीय त्रुटि के टारगेटेड डिवाइस पर नियंत्रण हासिल करने में मदद करता है। जब टारगेटेड डिवाइस ही सिस्टम बन जाता है तो फिशिंग हमले से कैसे बचा जाए या कौन से लिंक पर क्लिक नहीं करना है, इस बारे में भी सभी तरह की जागरूकता व्यर्थ साबित हो जाती है। यानी आपने इसमें टारगेट डिवाइस को, इसने आपको सिस्टम बना लिया, वहाँ से बैठे सारा कार्य कर रहा है, फिर आप कुछ भी करते रहिए, आप इससे नहीं बच सकते हैं। इनमें से अधिकतर जीरो क्लिक अटैक किसी भी उपयोगकर्ता द्वारा डिवाइस पर प्राप्त हुए डेटा की विश्वसनीयता निर्धारित करने से पहले ही सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आइए बात करते हैं मेलवेयर, ट्रोजन, वायरस, वर्म, आखिर इसमें क्या अंतर है। तो ये चीज़ें आपको, ये जो टॉपिक हैं, ये पॉइंट हैं, इनको समझना आवश्यक है। आप इनको सुनते तो रोज अपने लाइफ में कि वायरस क्या होता है, वर्म्स क्या होते हैं, मालवेयर क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं इनके बारे में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। तो देखिए सबसे पहले कंप्यूटर नेट, सबसे पहले बात करते हैं मॉलवेयर के बारे में। मेलवेयर क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से अवांछित अवैध कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया है एक सॉफ्टवेयर है। इसे दुर्भावनापूर्ण इरादे वाले सॉफ्टवेयर के रूप में भी परिभाषित किया गया है कि आपसे कोई भी, आपसे उसको खींच निकालनी है, गुस्सा निकालना है, आपके बारे में जानकारी इकट्ठी करनी है, उसके लिए इसको डिजाइन किया गया मेलवेयर को। मेलवेयर को उनके निष्पादन, प्रसार और कार्यों के आधार पर भी वर्गीकृत किया जाता है। इसमें कुछ की चर्चा है, मेलवेयर कैसा कार्य करेगा, कहाँ प्रसार होगा, उसकी क्या कार्य रहेंगे, उनके पास इसमें इसको डिवाइड किया गया है। तो उनके बारे में अलग अलग टाइप की चर्चा की जाती है। तो उसमें पहला वर्ड है वायरस। तो वायरस क्या होता है? वायरस एक प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर के अन्य प्रोग्रामों को उनमें अपनी ही एक संभावित विकसित कॉपी शामिल करके मॉडिफाइड और संक्रामित कर सकता है। कि अगर वायरस आपके मोबाइल में आ गया तो एक कॉपी बना लेगा,
तो आपके अंदर जितने भी यहाँ पे आपके जो सॉफ्टवेयर हैं, जो भी आपकी फाइल्स हैं, उनको क्या करेगा, ये उसको मॉडिफाई कर देगा, उसको संक्रामित कर देगा। दूसरी बात करते हैं बॉम्ब्स के बारे में। बम्स क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से भी प्रसारित होते हैं। ये कंप्यूटर बम्स वायरस के विपरीत वैध फाइलों में घुसपैठ करने के बजाय एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में खुद ही कॉपी करते हैं। कि अगर ये वायरस बच्चा है तो बॉम्ब्स क्या है, उनके चच्चा है। तो ये काम क्या करते हैं, ये केवल फाइलों की कॉपी करते हैं, फाइल ही नहीं पकड़ते, पूरा सिस्टम का सिस्टम ही कॉपी कर स्टार्ट कर देते हैं। आप बचाइए फाइलों को, पूरा सिस्टम ही ले जाएंगे। आइए बात करते हैं ट्रोजन की। ट्रोजन या ट्रोजन हॉर्स एक ऐसा प्रोग्राम है जो आमतौर पर किसी सिस्टम की सुरक्षा को बाधित करते हैं। ट्रोजन क्या करते हैं, किसी सिस्टम की सिक्योरिटी को हानि पहुंचाते हैं। ट्रोजन का उपयोग सुरक्षित नेटवर्क से संबंधित कंप्यूटरों पर बैकडोर बनाने के लिए किया जाता है, ताकि हैकर सुरक्षित नेटवर्क तक अपनी पहुंच बना सकें। अगर आप कोई सिक्योर नेटवर्क है, उसमें घुसने के लिए अगर किसकी हेल्प चाहिए तो वो किसमें, तो हैकर्स का यूज करते हैं, ट्रोजन का उपयोग करते हैं। आइए बात करते हैं होक्स की। होक्स क्या है कि एक ईमेल टाइप का होता है जिसमें यूजर को कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने वाले किसी सिस्टम के बारे में चेतावनी दी जाती है। कि आपको एक मेल आएगा, उसमें लिखा होगा आपके सिस्टम में यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, आपको वार्निंग दी जा रही है। इसके बाद जैसे ही ये मेल मैसेज यूजर को नुकसान पहुंचाने वाले सिस्टम को ठीक करने के लिए एक प्रोग्राम अक्सर डाउनलोड करने के लिए चालू करने का निर्देश देता है। तो जैसे आपके ईमेल आया, अब उसने बोला आप हमें चालू करिए, हम आपको सही कर देंगे। जैसे ही आपने इसको चालू किया या रन करवाया तो क्या होगा, इस सिस्टम पर हमला कर देता है और महत्वपूर्ण फाइलों को भी मिटा देता है। तो ये पूरा गायब कर देता है। अब रखते रहो, क्या करोगे, पूरी फाइलें गायब कर दिया। ये काम किसका करता है, फोक्स का। अब बात करते हैं स्पाईवेयर के बारे में। स्पाईवेयर क्या है, एक कंप्यूटर पर हमला करने वाले प्रोग्राम है, और जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है, ये क्या करता है, स्पाई मतलब ये जासूसी करता है। जो यूजर है उसकी गतिविधियों पर नजर रखता है, उसको देखता है, मॉनिटरिंग करता है। स्पाईवेयर आमतौर पर वास्तविक ईमेल आईडी गैर संदेशास्पद ईमेल के माध्यम से अग्रेसित किए जाते हैं। या तो कोई आपको लगेगा कि ये कोई रियल ईमेल आईडी है, उसमें आपको आ गया, या क्या आप लगे डाउटफुल लगा पता नहीं किसकी ईमेल आईडी है, उसके माध्यम से आपके अंदर एंटर कर, आपके सब सिस्टम के अंदर एंटर कर जाएंगे। स्पाईवेयर दुनिया भर में लाखों कंप्यूटर को संक्रमित करते हैं, कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। उनसे बचने के लिए लगातार एंटीवायरस डाले जा रहे हैं, फिर वायरस बन रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। तो आइए बात करते हैं बुध ग्रह की कोर से संबंधित नई खोज के बारे में। जैसा आपको पता है, अगर सूर्य से स्टार्ट करें तो सबसे पहला ग्रह कौन सा आता है, बुध आता है, फिर शुक्र आता है, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। तो सबसे पास कौन सा है, बुध है। तो उसमें क्या हुआ है, उसकी कोर का मतलब क्या होता है, अगर ये कोई यहाँ पे, अगर कोई ये रहा आपका उपग्रह, तो इसकी जो ये लास्ट वाला है, इसको बोलते हैं कोर। मैरीलैंड विश्वविद्यालय ने के रिसर्चरों द्वारा बुध ग्रह की संरचना पर किए गए नवीनतम अध्ययन से पता होने चला है कि बुध ग्रह का कोर इसके मेंटल के सापेक्ष अधिक बड़े आकार का है। इसका मुख्य कारण सूर्य का चुंबकत्व, यानी सूर्य की जो मैग्नेट है उसकी वजह से क्या है, इसके मेंटल के अपेक्षा कोर क्या है, बड़ा है। सौरमंडल के प्रारंभिक गठन, जब सौरमंडल स्टार्टिंग में बना हुआ था तब क्या हुआ था, जब सूर्य हमारा यंग था उस टाइम क्या हुआ था, जो डस्ट थी, जो गैसेस थे कि घूमते हुए बादलों से घिरा हुआ था। स्टार्टिंग में सूर्य के चारों तरफ क्या था, या तो डस्ट थी या गैस थी। तो सूर्य के मैग्नेटिक क्षेत्र की वजह से जो आयरन कण थे केंद्र की ओर आकर्षित होकर इकट्ठे हो गए थे। सबसे पहले क्या था, सन था, उसके चारों तरफ क्या गुब्बारे घूम रहे थे, धुएं के, बादलों के, धूल के। तो यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से क्या हुआ, सारे जो इसमें बार बार जो भी आयरन पार्टिकल्स थे वो का इकट्ठे हो गए इसके सेंटर में आके। धूल और गैस गुच्छों से ग्रहों का निर्माण शुरू होने के दौरान सूर्य के नजदीक बनने वाले ग्रहों की कोर में दूरस्थ ग्रहों की तुलना में अधिक मात्रा में लौह कणों का संकेंद्रण हुआ है। इसीलिए क्योंकि सबसे पास बुध है, तो बुध की क्या हुआ है, कोर में इस तरह की नए रिसर्च किए गए हैं। तो आज के सारे प्रमुख करंट अफेयर्स यहीं पे समाप्त होते हैं। धन्यवाद।